नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं अपना, जो 5th नंबर का है वो है अपने पास सेगमेंटेशन, है ना। देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए सेगमेंट का मतलब होता है किसी की बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेगमेंट में या बांटना। देखिए जो बाहर है वो अंदर है, मतलब क्या, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 5th है आपके सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए सेगमेंटेशन को पहली बात तो मैं आपको बता दूं मेटामेरिज्म भी कहते हैं, मेटामेरिज्म भी कहते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म। अब ये होता क्या है, एक बात ध्यान रखिए, जो बाहर से है वो अंदर भी हो। यानी अब देखिए सेगमेंट क्या होता है कि अगर किसी की बॉडी बाहर से ऐसे डिवाइडेड है, आपने देखा होगा अर्थवॉर्म में, ठीक है, तो अर्थवॉर्म की बॉडी बाहर से और इंटरनली भी डिवाइडेड होती है, ठीक है, तो बाहर से भी होगी और इंटरनली एक्सटर्नल, यानी बाहर से भी आपकी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें क्या दे रखा है कि जो ऐसा बॉडी में बाहर से भी अगर सेगमेंट में बटा हुआ है तो इस एक सेगमेंट को, क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं सेगमेंट, या फिर इसको बोलते हैं मेटामर, या फिर इसको एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं अपन सोमाइट। तो याद रखिएगा कि इस फिनोमिना को, अगर किसी की बॉडी ऐसे सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है तो उसको सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक सेगमेंट को अपन क्या कहते हैं, मेटामर या सोमाइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है, अब देखिए ये सभी में नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखो किस किस में होता है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ, ये एनिलिडा में होता है, ये तो याद रख लीजिए, आर्थ्रोपोडा में होता है, ठीक है, और होता है कॉर्डेटा में, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि कॉर्डेटा में तो अपन लोग भी आते हैं, तो अपन लोग के अंदर तो ऐसे बॉडी सेगमेंट बटी हुई नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से पढ़ो तो उसमें और करके एक लाइन और दे रखी है, और करके एक लाइन ये दे रखा है कि अगर उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन है तो रिपीटेटिव नंबर में आ रहा है तब भी वो सेगमेंटेशन माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर अपने ह्यूमन की मैं वर्टिबल कॉलम लूँ तो वर्टिबल कॉलम को आप ध्यान से देखिए, तो वर्टिबल कॉलम्स के अंदर एक होता है बहुत सारे चैम्बर्स, जिसमें थोरेसिक चैम्बर अपन मान के चलिए, थोरेसिक वाला पार्ट अपन मान के देते हैं। अब आपको पता है कि थोरेसिक में वर्टिबल जो कॉलम होता है उसमें थोरेसिक वाली जो होता है पार्ट होता है जिसके अंदर 12 वर्टिब्री होती है, पता है सभी को। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 12 वर्टिब्री आपस में नंबर को वापस से रिपीट ही तो कर रही है। अगर मैंने अभी क्या बोला कि सेगमेंट में बटी हुई होनी चाहिए, अब किसी में ज़्यादा अच्छे से होती, किसी में कम होती, लेकिन होती तो है। तो अपनी बॉडी में वर्टिबल कॉलम के बिहाफ पर अपन को इस कॉर्डेट में लेकर आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ अगर बाहर है तो वो अंदर इंटरनली भी है, जैसे अर्थवॉर्म में एनिलिडा में होता है, ठीक है, और आपके आर्थ्रोपोडा में होता है। मान लीजिए कोई चीज़ बाहर से नहीं है लेकिन इंटरनली ऑर्गन में वो रिपीटेटिव नंबर में बट रही है तो भी आपके वो सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म शो करेगा, जैसे अपन लोग कॉर्डेटा में आते हैं, यानी अपन लोग यानी कॉर्डेटा के एनिमल्स में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या क्या होता है। तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि AAC, ठीक है, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इनके अंदर यानी ये ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेशन शो करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस मैकेनिज्म को या इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। और इनके अंदर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स बटे हुए रहते हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स को अपन कहते हैं सेगमेंट, या फ्रेगमेंट को सेगमेंट बोलते हैं, और वही सेगमेंट मेटामर या सोमाइट भी कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और अपना जो लास्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो अपन स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। 5th नंबर पर जो है वो है अपने पास कौन सा है, नोटोकोड। हाँ, नोटोकोड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है नोटोकोड। पहले बात तो आपको मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊँ, पहले बात तो बस इतना याद रखो, नोटोकोड जो होती है, यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि नोटोकोड जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स में, प्रेजेंट कॉर्डेट। पहले तो ये याद रखिए कि कॉर्डेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होती है। पहले तो ये बात आपको ध्यान रखिए, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए नोटोकोड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, बाद में वो डेवलप हुई नहीं वो बात की बात है। यानी एक ऐसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो वर्टिबल कॉलम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और वर्टिबल कॉलम किस में होता है, कॉर्डेट में,
ठीक है। तो मैंने बोला कि सिलेंड्रिकल, अब आपको पता है ना कि ह्यूमन के अंदर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो जब जो बेबी मदर के वॉर्म में होता है, तो आपको सबको पता है कि मदर के अगर वॉर्म में है तो उसमें डायरेक्ट वर्टिब्रल कॉलम तो होगी नहीं, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिब्रल कॉलम बनाने की क्षमता रखता हो, वो है नोटोकॉर्ड। यानी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो आगे एक सेकेंडरी, एक बेनिफिशियल और एक टेम्परेरी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और वो अपन कॉर्डेट है। जब भी तो अपन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। कॉर्डेट कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से डेवलप्ड हो। नॉन कॉर्डेट कौन होते हैं? जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती नहीं। तो पहला तो ये ध्यान रखिए, अब सुनना ध्यान से, मैं फिर इसमें एक और चीज़ बताऊंगी। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको, अगर आपने अगर एक और नाम सुना हो, जब कॉर्डेट पढ़ते हैं तो कॉर्डेट में एक टेबल में, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के टेबल के नीचे एक है ना टॉपिक आता है, उसमें ना वहाँ पर कुछ लाइन दे रखी, 3 लाइनें, और स्टूडेंट को कभी समझ में नहीं आती, बहुत से कंफ्यूजन में रह जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। चलिए अब एक बात बताइए, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट में मैंने अभी बोला कि एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? नोटोकॉर्ड। अभी अपन ने बात करी, ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉर्डेट में यहाँ पर दो पार्ट में बांट रही हूँ, है ना। कैसे? अगर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ओनली, यहाँ मैं लिख रही हूँ ओनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा, नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, तो ध्यान से सुनना। तो वो ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड, जैसे मैंने अभी बोला कि नॉन कॉर्डेट है तो इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गया, अभी बात करें। कॉर्डेट में भी ऑर्गेनिज्म होते हैं 2, एक तो वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट में जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और कॉर्डेट में वो ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड के साथ साथ, नोटोकॉर्ड आगे जाके क्या बना लेती है? वर्टिब्रल कॉलम बना ले, ठीक है। तो जिनमें केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और जिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों स्पीशी को साथ में अपन कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ये आपके टॉपिक में दे रखा है, ठीक है। और वो कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो? वर्टिब्रल कॉलम भी, यानी नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बना ले, तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन आता है, और बहुत से स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, वापस समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नोटोकॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होता है, जिसमें अगर नोटोकॉर्ड अगर किसी में प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिज्म को अपन कॉर्डेट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर नोटोकॉर्ड किसी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, शुरुआत से प्रेजेंट नहीं है, तो उसको अपन नॉन कॉर्डेटा में लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कि कॉर्डेट के अंदर भी इनको मैं 2 पार्ट में बांटूँ। ऐसा क्यों बांटना पड़ा? क्योंकि देखिए कॉर्डेट के अंदर अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पूरी तरह से मतलब वर्टिब्रल कॉलम हो। तो कॉर्डेट्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म, कॉर्डेट्स में वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, लेकिन वो नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाती हो, एक तो वो हो गया। और दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड के साथ साथ आपके वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, तो जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है वो, और जिनमें केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इन दोनों स्पीशी को अपन कहते हैं इनवर्टिब्रेट। और जिनमें नोटोकॉर्ड के साथ साथ ये आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बना ले, उसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो ये बात आपको मैंने बता दी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और डिफाइन कर देती हूँ मैं आपको कि आपसे क्वेश्चन में अब कैसा आता। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक चीज़ बता देती हूँ कि जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि जर्म लेयर होती है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना, 3 तरीके की जर्म लेयर बनती है, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो मीजोडर्मली क्या होती है? डिराइव होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
कि नोटोकॉड जो होती है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है। यहाँ से आता है क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है, कि जो नोटोकॉड होती है वो मेसोडर्मल, यानी आपको मैंने अभी बोला कि 3 जर्म लेयर होती है, वो तीनों ही जर्म लेयर आपकी बॉडी की या किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर की कोई ना कोई क्या बनाने का काम करती है, ऑर्गन बनाने का काम करती है। तो जो नोटोकॉड होता है उसका फॉर्मेशन मेसोडर्म जर्म लेयर से, मेसोडर्म की जो सेल्स होती है वही आगे जाके नोटोकॉड बनाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक चीज़ आपको डिफाइन कर दूँ मैं आपको, ठीक है, कि अगर आप ध्यान दो कि हेमिकोडेटा, अगर आपने थोड़ा सा अगर देखा हो हेमिकोडेटा को, ठीक है, हेमिकोडेटा, ठीक है, हेमिकोडेटा में भी आपको नोटोकॉड प्रेजेंट आपको मिलेगी, लेकिन उस नोटोकॉड को अपन कहते हैं स्टोमोकॉड, स्टोमोकॉड कहते हैं। और ये जो स्टोमोकॉड होती है वो एक्टोडर्मली डिराइव्ड होती है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ हेमिकोडेटा में और किसी में भी नहीं, ठीक है। तो हेमिकोडेटा एक तरीके की लिंक होती है कोडेट और नॉन कोडेट के बीच की, तो उसमें भी आपको नोटोकॉड देखने को मिलती है, लेकिन वो नोटोकॉड आपकी कहलाती है स्टोमोकॉड। क्यों? क्योंकि सभी नोटोकॉड मेसोडर्मल डिराइव होती है, लेकिन इनके अंदर जो ये जो नोटोकॉड जिसको अपन स्टोमोकॉड बोलते हैं वो एक्टोडर्मली डिराइव्ड होती है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया आप सभी को? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दें इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिनमें नोटोकॉड एब्सेंट है वो भी इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, जिनमें केवल नोटोकॉड प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं, वो भी आपके इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, ठीक है। और जिनमें नोटोकॉड आगे जाके वर्टिबल कॉलम बना लेती है वो आपके एक्चुअली में वर्टिब्रेट कहलाएंगे। तो क्वेश्चन आते हैं आपके लैंग्वेज वाइज, जिसमें आपके लैंग्वेज दिखाते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्लियर हो गया आपको सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ना, अब ये 6 अपन ने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस बिहार पर होता है। तो देखिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखो तो आप ना एक चार्ट देखोगे, एक चार्ट बना हुआ है येलोइश कलर का, उसमें आपको जितना भी अपन ने 6 पढ़े हैं उनको पूरी तरह से डिफाइन करके बता रखा है। अगर आपको वो नहीं पढ़ना मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन 6 को विद एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, जैसे कोई सा भी एक फाइलम उठा लीजिए, कोई सा भी एक फाइलम उठा लीजिए, आप उस फाइलम में कोई सा भी एक फाइलम उठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं अपन, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, कोई सा भी फाइलम उठा लीजिए जैसे आपको जो सही लगे, और कोडेट को छोड़ के नॉन कोडेट वाले फाइलम लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको याद करने में ईजी रहेगा। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के 6 कैरेक्टर को यहाँ एक साथ लिख लो बिना देखे। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म अपन ने क्या क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में प्लेटीहेल्मिन्थेस कहाँ पढ़ा था अपन ने, इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू लेवल, यही पढ़ा था अपन ने, तो लिख लो साइड में, टिश्यू लेवल होता है। क्लियर हो गया। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था, इनमें इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्या होता है, इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये अपन पढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? मैंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, सभी का मत लिखिए, मतलब आपको वो टेबल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कीजिए, जितने भी अपन ने पढ़े हैं एक कॉपी में, एक पेपर में क्या करिए, जितने भी नॉन कोडेड की फाइल, कोडेड का मत लिखिए, कोडेड का इजी है, अगर आपने ये कर लिया तो बाकी के सारे हो जाएंगे। तो अभी काम कीजिए कि जितने भी आपके जो नॉन कोडेड की फाइल है उसमें से किसी भी एक को बिना देखे उठाइए, जो अपन ने पढ़ा, जो आपको जैसे जिस ऑर्डर में लिखना है वैसे लिखिए। आप अगर ये 6 नाम लिख लोगे सही से तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपन ने सबसे पहला पढ़ा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल पढ़ा अपन ने, ठीक है। दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या रहता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें, अपन ने पढ़ा ना, जिसमें सिर्फ एक और सिर्फ ये होता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्यों मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस लिया, इसका रीज़न बता देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ना, जिसके थ्रू वो इंजेक्शन दोनों करता है, अपन ने बात करी। मैं आपको बता दूं, ऐसा बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, है ना, ये मान लीजिए डायग्राम है इसका, ये अंदर से आएगा, ये अंदर से जाएगा, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को ब्लाइंड सैक भी कहते हैं, ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला, ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग हो, ओनली वन या सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, जिसको अपन ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ब्लाइंड सैक क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। जैसे अपन ने अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अपने ट्रिपल प्लास्टिक डिप्लोप्लास्टिक पढ़ा था। तो ये कैसे होते हैं अपने पास,
ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। दूसरा, ये अपने पास कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ ये अपने पास प्लेटी हेलमिंथेस में कैसे होते हैं। अगर अपन ने जैसे सीलोम पढ़ा था तो सीलोम में अपने प्लेटी, पी फॉर सूडो, सूडो का उल्टा क्या कर दीजिए अपन, असीलोमेट। तो ये कैसे होते हैं, असीलोमेट, सीलोमेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा सेगमेंटेशन, क्या सेगमेंटेड होता, नहीं बिल्कुल नहीं, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता। और लास्ट अपन ने पढ़ा था नोटोकॉर्ड, तो मैंने अभी आपको बोला कि नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो ये एब्सेंट नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बाकी सबका बना लेंगे तो सही बता रही हूँ मैं, आपको याद भी जल्दी होगा और दूसरा आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनिमल किंगडम में अगर आपको ये अच्छे से आ गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप बाकी का भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, तो अगर आपको कुछ नहीं यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो अपना जो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको फिर बोला, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको एक चीज़ बोली, अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को लेकर बैठिएगा, क्योंकि अगर आप अपने एनसीईआरटी को सब में लेकर, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है, पूरा का पूरा एक लाइन को मैंने आपको बता दिया कहाँ से इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था। तो आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसको पूरा कर देती हूँ, चलिए ठीक है। अब अपन ने फर्स्ट जो अपना था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे नॉन कोर्डेटा स्पीशी, ठीक है। नॉन कोर्डेटा के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इनके फाइलम। नॉन कोर्डेटा में जो फाइलम होते हैं, कितने फाइलम होते हैं, टोटल 9 फाइलम होते हैं, ठीक है। आपको ये फाइलम जो होते हैं, इन फाइलम्स को आपको लाइन वाइज याद रखने पड़ेंगे। तो मैं एक साथ इन फाइलम्स के नाम लिख देती हूँ, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा है अपने पास सीलेंट्रेटा, दूसरा अपने पास टीनोफोरा, ठीक है। फोर्थ है अपने पास प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है। फिफ्थ होता है अपने पास एस्की हेलमिंथेस, ठीक है। देन होता है अपने पास एनिलिडा, देन होता है आर्थ्रोपोडा, देन आता है मोलस्का, देन आता है इकाइनोडर्मेटा, और लास्ट में जो आता है अपने पास कौन सा आता है, हेमिकोर्डेटा, जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेमिकोर्डेटा, ठीक है। तो ये अपने 9 है। यहाँ हो तो कितने रहे होंगे, 10 हो रहे होंगे, क्योंकि इसको बोलते तो अपने 9 ही हैं, लेकिन आपको ही ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो अपना हेमिकोर्डेटा होता है, ठीक है ना, इस हेमिकोर्डेटा को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का एक कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। तो इसको इसमें इंक्लूड कर भी देते हैं और कर नहीं भी कर देते, तो आपको अपन को ये 9 के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पॉरीफेरा, ठीक है। देखिए मैं आपको ज़्यादा इसके बाद डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, जहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनता है बस अपन वही करेंगे। पॉरीफेरा जो होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, स्पॉन्जिस होते हैं। अपन ने बात करी ये क्या होते हैं, स्पॉन्जिस कहलाते हैं। तो आपको ही पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जिस भी होता है। पोर का मतलब होता है, यानी पोरी का मतलब होता है पोर्स, यानी इनकी बॉडी जब आप देखोगे तो इनकी बॉडी पर आपको छोटे छोटे से पोर्स आपको दिखेंगे। इनकी बॉडी क्या होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनकी बॉडी पूरी की पूरी पोर से ढकी हुई रहती है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको पॉरीफेरा में बोला गया। और स्पंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखो ध्यान से तो स्पंज जैसी होती है, स्पंज मतलब गुदगुदी होती है, बिल्कुल इस तरीके की होती है इनकी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि जो पॉरीफेरा जो होते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि अगर मैं इसका डिफाइन करना चाहूँ तो अभी मैंने आपको बोला कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि पॉरीफेरा सेलुलर टाइप के होते हैं,
ठीक है, सिर्फ सेल से सेल्स होती है, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट में आते हैं। अच्छा, अगर आप बुक में देखो, क्योंकि मैं बार बार वो सारी बेसिस क्लासिफिकेशन नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट अब अपन को सिर्फ जहाँ से क्वेश्चन आता है वही अपन देखेंगे। तो देखिए, जो पॉरीफेरा होते हैं अपने पास, जिनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, अब इनकी जब आप बॉडी आप देखोगे तो मान लीजिए ये इनकी बॉडी है ना, इनकी जो बॉडी आप देखोगे तो इनकी बॉडी पर आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। इन पोर्स को अपन कहते हैं ऑस्टिया कहेंगे। अब पता है बच्चों, खास बात क्या है कि ये ऑस्टिया जो होता है, ये ऑस्टिया वो पोर्स होते हैं जिसमें सिर्फ ये किसी भी फ्लूइड को, है ना, किसी भी फ्लूइड को या किसी भी स्ट्रक्चर या कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने अंदर लेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पॉरीफेरा होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, अपने वाटरी एनिमल्स होते हैं। वाटरी एनिमल्स सारे के सारे कहाँ रहते हैं, यानी ये पानी में रहते हैं। वाटरी एनिमल्स होते हैं ना, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो पानी के थ्रू ही होगा। तो ऑस्टिया एक ऐसा पोर होता है जिसमें सिर्फ पानी अंदर आएगा। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, यहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा, पानी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ अंदर आने का काम करेगा। और ये कैसे होते हैं मैं आपको बता दूँ, ये होते हैं मैनी, यानी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये तो बात आपको समझ, जिसमें सिर्फ क्या होता है, पानी इनसाइड, यानी पानी सिर्फ अंदर आता है। दूसरा एक पोर होता है इनके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं ऑसिक्यूलम, ठीक है। ऑसिक्यूलम में एक पोर होता है जो सिंगल होता है, सिंगल का मतलब समझ रहे हो ना, जो सिर्फ अकेला होता है, ठीक है। और यहाँ से पानी आउटसाइड जाता है, यानी ये पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये दो बातें आपको डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने कि ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, पानी अंदर आता है। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑस्टिया से पानी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है, इनमें एक ही सिंगल पोर होता है इनके पास, वो होता है ऑसिक्यूलम। और ऑसिक्यूलम जो होता है ना, एक सिंगल होता है जिसमें से पानी क्या होता है, सिर्फ बाहर जाने जो वेस्ट, यानी ऐसे मान लीजिए कि अगर इंजेक्शन करेगा तो ऑस्टिया, और अगर इजेक्शन करेगा तो ऑसिक्यूलम। इन दोनों के बीच में जो पानी अंदर गया और फिर जो वास जाएगा, अरे भाई पहले पानी को घुमाओ तो सही। तो भाई इन दोनों जब पानी अंदर जाता है तो इनके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एक बॉडी कैविटी होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं स्पॉन्ज सील। मैं आपको बता दूं क्या होती है, इसमें स्पॉन्ज सील होती है, यानी एक कैविटी होती है इनमें, ठीक है। स्पॉन्ज सील क्या होती है, इनकी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी होती है। और इसी कैविटी में जो पानी ऑस्टिया के थ्रू जो अंदर आता है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। सर्कुलेट करके सेल्स को दे देता है जो भी न्यूट्रिशन होता है, बाकी का जो वेस्ट होता है ऑसिक्यूलम के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑस्टिया, मैनी होते हैं, सिर्फ पानी अंदर आएगा। दूसरा ऑसिक्यूलम, जिससे पानी सिर्फ बाहर जाता है, ये सिंगल होता है। दूसरा, जब पानी अंदर आता है तो इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें वो जो पानी होता है वो सर्कुलेट होता है, ताकि आसपास की जो सेल्स होती है उसको पानी, यानी जो न्यूट्रिशन जो भी सब्सटेंस लेकर आया है वो उसको दे सके। तो वो होता है स्पॉन्जिस से। तो क्वेश्चन आता है कि अब जो स्पॉन्जिस होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, इनके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो कैविटी होती है उसका नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, स्पॉन्जिस सील होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर जो अगर आप इस वाले पॉरीफेरा के अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप पॉरीफेरा को ध्यान से देखो तो पॉरीफेरा के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो पॉरीफेरा में आपको बहुत सारे ऐसे ना बोल्ड करके स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, यानी बोल्ड करके आपको ना वर्ड्स दे रखे होंगे। तो जिसमें से आपको मैंने तीन तो बता दी। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो दे रखा है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको अब मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अपन रब कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है, साइनोसाइट्स कुछ सेल्स आपको देखिए, ये भी आपका एक दे रखा है नाम, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए अगर आपने देखा हो, आपने एपिथेलियम का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। देखिए ये एपिथेलियम का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। एपिथेलियम क्या होता है, ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है, जो उस ऑर्गन को या किसी भी स्ट्रक्चर को कवर करके रखेगी। इनमें एपिथेलियम तो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो उस बॉडी, यानी इस बॉडी कैविटी को कवर्ड करके रखे, लाइन करके रखती है, जिसको अपन बोलते हैं साइनोसाइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइनोसाइट्स एक तरीके की सेल्स होती है जो इनकी बॉडी कैविटी को लाइन करके रखती है। इट लाइन देयर बॉडी कैविटी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो स्पॉन्जिस होते हैं, स्पॉन्जिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे हर्मोफोडाइट होते हैं, ठीक है। हर्मोफोडाइट होते हैं,
ठीक है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, आपको सब पता है, बाइसेक्सुअल होना। बाइसेक्सुअलिटी मतलब जानते हो ना सभी लोग, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो। तो पॉरीफेरा कैसे होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनके अंदर जो एक बात और बता दूं मैं आपको, ये कैसे होते हैं, यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये कैसा करते हैं फर्टिलाइजेशन, ये करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब देखिए आपको अगर ध्यान हो कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी मेल गैमेट अगर फीमेल गैमेट से फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ करता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक्सटर्नल मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की सराउंडिंग मीडियम के अंदर अगर फ्यूज़ करे आपस में, है ना, किसी फीमेल बॉडी में नहीं करते तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो पॉरीफेरा जो होते हैं वो सारे के सारे पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने पास वो एक जगह स्टिक रहते हैं, वो ना मूव नहीं कर सकते। तो फिर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, मतलब ये एक जगह सबस्ट्रेट से जुड़े हुए रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते ये लोग। तो मैं आपको बता दूं, ये क्या करते हैं, जो मेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो स्पर्म को या फिर जो भी मेल गैमेट होता है उसको मीडियम में छोड़ देता है और वो तैरता तैरता फीमेल पार्ट की, फीमेल बॉडी की अंदर जाता है और वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरा, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, देखिए 2 तरीके के नाम आपको इन टॉपिक फाइनल्स में जरूर मिलेंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिसमें जो लार्वा स्टेज नहीं हो, लार्वा स्टेज मतलब लार्वा डायरेक्ट वो जो बॉडी ऑर्गेनिज्म जैसा है वैसा वो आगे जाके एडल्ट में भी वैसा बने, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले लार्वा स्टेज आती है, देन वो एडल्ट फेज में आता है। तो इसमें क्या होता है, आपको लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इसके साथ और लिख देना कि इसमें इनडायरेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये मैंने आपको बताया कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा स्टेज बनती हो देन वो एडल्ट फेज में आता हो। तो लार्वा स्टेज एडल्ट फेज से बिल्कुल अलग अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे आप फ्रॉग को देख लीजिए, उसमें भी इनडायरेक्ट ही होता है, सबसे पहले लार्वा बनती है। अब लार्वा कैसा होता है, बिल्कुल फिश जैसा होता है, देन वो एडल्ट बनता है। फ्रॉग बिल्कुल एडल्ट में तो फ्रॉग बन जाता, तो लार्वा कहाँ और वो एडल्ट कहाँ। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बेबी बनता है, जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है, तो सबसे पहले अगर वो जब लार्वा बनाता है देन वो एडल्ट बनाता है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपका ये टॉपिक पॉरीफेरा, जहाँ जो इंपॉर्टेंट था मैंने सिर्फ वही बताया है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने वही बताया है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट अपन इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल आपको सिर्फ पूरे के पूरे NCERT बेस करने हैं। एग्जाम्पल तो सभी के आपको रटने पड़ेंगे, ये तो क्लियर मान लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी फाइलम्स के दे रखे हैं, वो आपको नॉन कोडेड के तो स्पेशली, कोडेड में कौन से होंगे वो मैं जरूर बता दूंगी आपको, लेकिन नॉन कोडेड के अंदर तो आपको सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बताने, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका फर्स्ट फाइलम था, तो जो अपन यहाँ तक करा, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से मैंने आपको फिर बोला है कि अगर जब आप ये लेक्चर देखो तो एक बार प्लीज़ अपनी NCERT को ओपन करके जितने भी अपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको ध्यान से देखिएगा कि अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैंने आपको चीज़ बताई है। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जितना भी अपन ने पढ़ा है ये तो हो गया पॉरीफेरा। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, अगर आप अपने NCERT को ध्यान से देखो, तो आप अपने NCERT को ध्यान से देखना, तो उसमें ना बहुत सारे, जैसे अगर आप देखो तो आपके एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट के नीचे, हाँ, एक चार्ट दे रखा है पूरा ऑर्गेनिज्म का, उस चार्ट के नीचे एक छोटी सी लाइन दे रखी है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं उस लाइन को, मोस्टली बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने तो अच्छे से पता होगा ये लाइन, लेकिन जो 12th का क्या है उनको ये लाइन दिखती भी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ यही लाइन से क्वेश्चन आता है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन दे रखी है इकाइनोकॉर्डेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको सिमेट्री बताई थी, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा इक्लूथ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें रेडियल के साथ साथ बायलेटरल सिमेट्री भी होती है।
रेडियल और बायलेटरल, यानी दोनों सिमेट्री पाई जाती है। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी ऑर्गेनिज्म एनेलिडा की बात आएंगे वो सब बायलेटरल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बायलेटरल ही होते हैं। बट मैं बोल रही हूँ कि इकाइनोडर्मेटा में एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें उसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ वो कौन सी होती है। देखिए, इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट फेज होती है, ठीक है, उसमें आपके रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और बायलेटरल किसमें होती है? इनकी लार्वल स्टेज में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा मैंने आपको बोला फाइलम है अपना, उसके अंदर बायलेटरल आपको सब पता है दोनों, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में दोनों सिमेट्री पाई जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, सिर्फ यही एक इकलौता है फाइलम में जिसमें दोनों सिमेट्री होती है। एक तो रेडियल भी होती है एज वेल एज बायलेटरल भी होती है। रेडियल वाली सिमेट्री कब होती है? जब ये एडल्ट फेज में, जब ये एडल्ट हो जाते हैं ना, तब इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तब ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। अब आप याद कैसे करोगे? ए आर रहमान, देखिए जिसे मैंने याद रखा, इकाइनोडर्मेटा में कैसे याद रखा? ए आर रहमान। तो ए फॉर एडल्ट, आर फॉर रेडियल। तो ए आर रहमान का मतलब क्या हो गया? ए फॉर एडल्ट, ए और आर फॉर रेडियल, यानी एडल्ट फेज में रेडियल शो करेंगे। और इसका उल्टा कर देना आप, लार्वल में कौन सा शो करेंगे? बायलेटरल शो करेंगे। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट, ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे। उसमें बता देती तो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा रहता, लेकिन मैंने लास्ट में बताया ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर अपने जो टॉपिक है मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फिर बोला और वापस बोल रही हूँ मैं, अब इस लेक्चर को देखो तो एक बार प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठना, ठीक है। तो अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, आगे अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।